हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपको दिख रहा है। क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ने वाले हैं। मतलब शील्डिंग का मतलब क्या होता है? बचाव होता है। शील्डिंग का क्या मतलब होता है? बचाव होता है। हमको किसी पर्टिकुलर एरिया को आवेश से बचाना है, विद्युत से बचाना है ना, बिजली से अपन को उसको बचाना है। कैसे बचाएंगे अपन लोग? तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने की घटना, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने की घटना को अपन लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक आवेश दिखा रखा है, प्लस आवेश, और यहाँ पे दिखा रहा है कि एक चालक प्लेट अपने पास है। तो जब प्लस आवेश इस साइड है, एक साइड अगर ये प्लस आवेश है यहाँ पर, तो इसके ये जो प्लेट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे एक और चले जाएंगे। ठीक है, दूसरे साइड में जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो प्लस से शो हो गई, और इलेक्ट्रॉन की जो बाहुल्यता है, अधिकता जो है वो माइनस से शो हो गई। ठीक है, और दूसरे साइड में भी आपको दिख रहा है कि जैसे कि बल रेखाएं यहाँ पर गुजर गई। लेकिन अगर मुझे इस दूसरे वाले क्षेत्र को, अगर यहाँ पे जो दूसरा वाला जो एरिया यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इस क्षेत्र को अगर मुझे बचाना है, कि मैं यहाँ चाहूं कि यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो यहाँ पर ना जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इसको भू संपर्कित कर दूंगा। ऐसी कंडीशन में ये जितनी भी आवेश है वो कहाँ चला जाएगा? धरती में चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एरिया जो है उस विद्युत क्षेत्र से बच जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, कर लेंगे हम लोग। इजी सा पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है ना। तो आगे देखो, अब यहाँ पर अपन ने बचाने का लिया, यहाँ पे तो ये जो पॉइंट लिखा है अपन ने भूसंपर्कित वाला, ये जो बात बताई अभी अभी वही किया है। अब दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे एक घटना है। जैसे मान लो कि कोई भी गाड़ी में जा रहा है और ऐसा बरसाती मौसम हो रहा है और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं बिजली ना गिर जाए। तो उस बिजली से बचने के लिए क्या किया जाए? तो यहाँ पर गाड़ी से बाहर निकलने या किसी पेड़ के नीचे आश्रय लेने से ज्यादा अच्छा है कि वो गाड़ी के अंदर ही बैठा रहे। बस उसको एक काम और करना है, क्या? वो अपनी गाड़ी के जो शीशे हैं, दरवाजे हैं, वो सब बंद कर लें। तो ऐसी करने से क्या होगा कि वो जो गाड़ी है वो एक गोलीय कोश की तरह, स्फेरिकल शेल की तरह काम करेगी। एक शेल की तरह एक खोखला हिस्सा बना देगी, और उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अगर उस कंडीशन में गाड़ी पे बिजली गिरती है, तो वो बिजली कहाँ रहेगी? उसकी सतह पर रहेगी। कहाँ रहेगी? उसकी सतह पर रहेगी। तो अंदर बैठा व्यक्ति क्या हो जाएगा? उससे बच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक तरीके से ये भी क्या हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही तो हो गई। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर हुए, जो सड़कों पे लगे हुए रहते हैं ट्रांसफार्मर, और जनरेटर जो होते हैं, हाई वोल्टेज जनरेटर जो होते हैं, उनके चारों तरफ एक जाल बना हुआ रहता है तारों का। वो क्यों बनाया जाता है? वो सीधा धरती से उसका कनेक्शन होता है, और एक चारों तरफ जाल खड़ा कर देते हैं। वो भी इसीलिए ही खड़ा करते हैं ताकि उसके बाहर की साइड में जो आने जाने वाले व्यक्ति हैं वो उसके चपेट में ना आ जाए, उसके विद्युत क्षेत्र में ना आ जाए। वहां पर विद्युत क्षेत्र अगर उत्पन्न होता है उस जनरेटर के कारण, तो वो तार जो है उसको भू संपर्कित कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपको लेकिन पता होना चाहिए। अब इसके बाद में दूसरा टॉपिक जो है अपने आज का, वो है डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत। परावैद्युत क्या होते हैं? मतलब ये बड़े अजीब से मटेरियल होते हैं। क्या अजीब से क्या होते हैं कि भैया ये खुद तो होते हैं कुचालक, खुद में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर आप इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे पराविद्युत पदार्थों के अंदर, उसको विद्युत क्षेत्र में ले जाओगे, तो उसमें खुद में तो कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, परंतु वो विद्युत प्रभाव को, मतलब उसमें कोई ना कोई हलचल जरूर पैदा हो जाएगी, वो कोई ना कोई बदमाशी जरूर करेगा, है ना। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पराविद्युत कहलाते हैं। तो देखो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, ऐसे कुचालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, उन्हें अपन कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना। उदाहरण अपन ने कह दिए, क्या है? एबोनाइट, तेल, अब्रक, कांच जो है, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक ध्रुवीय परावैद्युत और एक अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, कोई भी जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनमें या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब
कुल मिला के एक सेंटर होता है जिसमें अपन ये मान सकते हैं कि उस पूरे पदार्थ का आवेश जो है वो एक जगह एकत्रित हो, उसको हम कहते हैं धनावेश का केंद्र या ऋणावेश का केंद्र। ठीक है ना। तो ध्रुवीय पराविद्युत की अगर परिभाषा अपन दें तो ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेशों का केंद्र एक दूसरे पे संपाती नहीं हो। संपाती मतलब कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक ही सिक्के के दो पहलू। कोइंसाइड क्या होता है? हेड एंड टेल। ठीक है। अगर वो एक के ऊपर एक ना हो तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। ऐसी कंडीशन में उन पदार्थों का खुद का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, डायपोल मोमेंट उनका खुद का होगा। समझ रहे हो? जिनका केंद्र जो है धनावेश अलग है और ऋणावेश अलग है, वो क्या होंगे? अपना खुद का द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे। ठीक है। यहां अपन अध्रुवीय में आते हैं। तो अध्रुवीय पदार्थों में कहें, अध्रुवीय पराविद्युत के लिए अपन बोले जिनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही होता है, वो कहलाते हैं अपने पास अध्रुवीय पराविद्युत। तो अध्रुवीय पराविद्युत में अगर आप लोग बात करो कि उसके ऊपर आवेश उसका खुद का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इंडिविजुअली उस मॉलिक्यूल का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उसका प्लस और माइनस एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन इनके लिए अगर मैं ध्रुवीय पराविद्युत की बात करूं तो इनके लिए अलग अलग होता है, इसीलिए उनका इंडिविजुअली डायपोल मोमेंट होता है। याद रखोगे इस बात को? ठीक है। अब मैंने कहा इसका उदाहरण दे दिया, जैसे H+Cl- हो जाता है, ये भी एक अणु है HCl जो है H+Cl-, तो एक ध्रुवीय पराविद्युत की तरह कार्य करता है। H2O जो है वो भी ध्रुवीय पराविद्युत है। अध्रुवीय पराविद्युत के एग्जांपल में अपन बोले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये जो है ये क्या है? अध्रुवीय पराविद्युत के एग्जांपल। ये सारे क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं। इनके धनावेश व ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे पे क्या होते हैं? कोइंसाइड होते हैं। ठीक है। अब क्या किया गया है? यहाँ पर आपको जो दो डायग्राम दिखा रखे हैं, यहाँ पर अपन ने क्या किया कि ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ लिया। यहाँ इस साइड अपन ध्रुवीय पराविद्युत, ये जो आपको दिख रहा है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है, और इसको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यहाँ अब्सेंस है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर मौजूद नहीं है। E इजिकल टू क्या है? 0 है। तो ऐसी स्थिति में जब E इजिकल टू 0 जब होता है तो यहाँ पर जो इसकी जो धनावेश, और यहाँ मैंने बताया इसका इंडिविजुअली डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों दिख रहे हैं, तो इनका खुद का डायपोल मोमेंट है, लेकिन ये एक निश्चित दिशा में नहीं होते, मतलब रैंडमली ओरिएंटेड रहते, यादृच्छिक रूप से वितरित रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनका टोटल डायपोल, इस पूरे मटेरियल का अगर डायपोल मोमेंट मैं बोलूं तो वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अब अगर मैं बात करूं किसको, अगर उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए, किसको? ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को अगर मैं विद्युत क्षेत्र में रख दूं, जिसकी दिशा आपको दिख रही है प्लस से माइनस की तरफ है, E0 मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ये आपको दिख रहा है। तो ये E0 जो है वो प्लस से माइनस यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मैंने आरोपित कर दिया। अब क्या होगा? वो डायपोल जो अपने पास ये जो डायपोल थे जो कि यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित थे, जब विद्युत क्षेत्र अब्सेंस था, जब इसमें प्रेजेंट हो जाता है तो ये एक निश्चित दिशा में आ जाते हैं। यानी कि अब देखो सब में मैंने जो यहाँ पे छोटे छोटे डायपोल मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, वो माइनस इधर और प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर दिख रहा है आपको। यानी कि लेफ्ट साइड में माइनस आ जा रहे हैं उस मॉलिक्यूल के, और राइट साइड में क्या जा रहे हैं? प्लस जा रहे हैं। तो वो एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पहले जब इसका डायपोल मोमेंट 0 था ओवरऑल, अब वो डायपोल मोमेंट 0 नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? अब इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसके? अध्रुवीय पराविद्युत की। जब मैंने इसको अब्सेंस में रखा विद्युत क्षेत्र के, तो इसका इंडिविजुअली डायपोल मोमेंट पहले ही 0 था, और ये अब यादृच्छिक हो चाहे कैसे भी हो, ओवरऑल भी डायपोल मोमेंट क्या रहता है? 0। लेकिन जब मैं इसको विद्युत क्षेत्र में अप्लाई कर लगाता हूं, विद्युत क्षेत्र में जब मैं लगाता हूं, तो ये भी बिल्कुल ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ की तरह, उससे थोड़ा सा कम, है ना, एक रेखा में संरेखित हो जाते हैं। यानी कि इनका भी डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। पहले तो इसका डायपोल मोमेंट क्या था? 0। अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 नहीं रहता। तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। यानी कि कुल मिला के दोनों ही पदार्थों के लिए डायपोल मोमेंट तो जनरेट होता है। कब? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक है। यानी कि ये पदार्थ कैसे थे? खुद में से तो कोई धारा प्रवाहित हो नहीं रही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में जब इसको रखते हैं तो अपना एक प्रभाव छोड़ देते हैं कि भैया यहाँ पर जो है वो डायपोल जो है एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसको अपन पोलराइजेशन कहते हैं, यानी कि पोलराइजेशन वेक्टर अपन ने यहाँ पे लिख रखा है ध्रुवण। ये ध्रुवण क्या है मैं आपको बताता हूं कि भाई ये पराविद्युत पदार्थ के लिए डिफाइन किए गए हैं, और
एकांक उस पदार्थ पराविद्युत पदार्थ के लिए एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का ध्रुवीय सदिश कहते हैं। यानी कि क्या कहा, जो डायपोल मोमेंट आप उस पदार्थ का पराविद्युत पदार्थ का बता रहे हो उसमें वॉल्यूम का डिवाइड कर दो। जो अभी अपन मैं कह रहा था यहाँ पे डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, इस डायपोल मोमेंट में आप किसका डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम का डिवाइड कर दोगे। अगर आप वॉल्यूम का डिवाइड कर दोगे तो वो जो नई टर्म आएगी उसको अपन बोलेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है भैया? अब यहां पे मैंने कहा पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरा मतलब यह है कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे डायपोल मोमेंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जहां पे अगर आप विद्युत क्षेत्र का मान अगर बढ़ाते जाओगे तो ध्रुवण सदिश का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि किसका क्या करती है, ध्रुवणता का मापन करती है। किसका मापन करती है, ध्रुवणता का मापन करती है। ठीक है, और ये जो होती है मतलब इसको काई बोलते हैं, है ना, और ई लगा रखा है, ये विद्युत क्षेत्र लगा रखा है। ये चुंबकीय प्रवृत्ति भी होगी जब जब चुंबकीय वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब यहाँ पे चुंबकीय प्रवृत्ति भी पढ़ेंगे तो वहां पर काई एम लिखा जाता है। तो ये काई ई जो है विद्युत ससेप्टिबिलिटी यानी कि विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं इसको, और ये एक विमाहीन राशि है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। कोई दिक्कत, बात समझ रहे हो क्या? फिर इसके बाद में यहां पर अपन ने क्या किया, एक समांतर प्लेट ली और उसके वो एक प्लेट को तो धनावेशित कर दिया और दूसरी प्लेट को ऋणावेशित कर दिया। एक प्लेट पे तो मैंने कह दिया प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने प्लस सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व बता रखा है। क्या बता रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक तरफ प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, अगर आवेश की बात करता तो देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू बोल देता। ठीक है ना, एक प्लेट है जिसके ऊपर आवेश है प्लस क्यू और दूसरी प्लेट है उसके पास में उस पर आवेश है माइनस क्यू। तो ऐसी कंडीशन में उसके प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई नॉट होगा, जिसकी दिशा आपको दिख रही है। ये ई नॉट मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, समझ रहे हो क्या? ई नॉट की दिशा क्या है, इस तरफ। ठीक है, किस तरफ, मतलब कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जिसका मान कितना होगा, आप लोगों ने पिछले टर्म पे देखा था, हमने एक चालक के लिए उसके नजदीक के विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहां पर अगर मैं सिर्फ जब ये पराविद्युत पट्टिका यहां पर नहीं है तब ई नॉट की अगर जब मैं बात करता हूं तो ई नॉट का मान आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अब क्या किया मैंने, इस पदार्थ के अंदर मतलब इस समांतर प्लेट के अंदर मैंने क्या एंटर करवा दिया, किसका एंटर करवा दिया, मैंने पराविद्युत पट्टिका का एंटर करवा दिया। ठीक है, जब मैं इसके अंदर ये डालता हूं तो आपको सबको पता है कि इसके अंदर उपस्थित मॉलिक्यूल्स क्या पैदा कर देंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, उनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से अभी जैसे अपन ने अभी यहां पे देखा था कि यहां पर ये क्या हो गए थे, इंडिविजुअली इनका डायपोल मोमेंट पहले तो 0 था तो पूरे मटेरियल का, अब ये क्या हुआ, एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पर जब अपन ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब अपन डालते हैं तो ये जो डायपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है ना, अब ये इस दिशा में आ गए। तो अब देखो यहां पर जो मैंने कहा एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, यहां पर आप ओवरऑल बात करें तो इस प्लेट मतलब जो आपको ये पराविद्युत पट्टिका की ये वाला हिस्सा दिख रहा है, यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज, मतलब अगर मैं इनका ओवरऑल इफेक्ट बताऊं तो ये जो है इस साइड में नेगेटिव चार्ज शो करेंगे और इस तरफ क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। मतलब इसका परिणामी प्रभाव बोल रहा हूं भाई, बीच वाले तो न्यूट्रल हो गए। ठीक है, यानी ओवरऑल इसका प्रभाव क्या हुआ कि भाई इस साइड वाली जो प्लेट है, ये जो है पराविद्युत पट्टिका की ये वाली जो सतह है वो ऋणावेशित हो जाएगी और इस साइड वाली क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। जैसा कि मैंने दूसरे वाले डायग्राम में शो कर रखा है कि एक साइड मैंने माइनस दिखा दिया और एक साइड मैंने प्लस दिखा दिया, और इन आवेशों को मैंने कह दिया माइनस क्यूपी और प्लस क्यूपी। क्यूपी से मतलब इंडक्शन के कारण, ये प्रेरित आवेश मैंने इसको नाम दिया। क्या नाम दिया, प्रेरित आवेश। तो यानी कि जब मैं इसके अंदर पराविद्युत पट्टिका रख देता हूं तो ऐसी स्थिति में उस पराविद्युत पट्टिका के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, और जिसकी दिशा, अगर मैं ये कहूं कि इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, ई नॉट की दिशा तो लेफ्ट टू राइट में बता रहा हूं, और जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो मैंने क्या कहा, राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, और इस प्रेरित आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न होता है उसका मान भी अपन बोलते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब अपन वो माइनस क्यूपी और प्लस क्यूपी के कारण अपन बोल देंगे ईपी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन इसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, विपरीत है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, अब
विद्युत क्षेत्र का मान एक तरफ, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ और आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो गई, या प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा ऑपोजिट हो गई। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र को ई से रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिखूंगा, ई नॉट माइनस ईपी लिखूंगा। तो ई नॉट का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था और ईपी का मान सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है ना। तो अपन विद्युत क्षेत्र का मान बताएंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? बस आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज भी ये जो टॉपिक पढ़ा वो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली है, सिंपल सा टॉपिक है। एक बार आप लोग देखें इसको, नोट्स बना सकते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स बनाए। बस आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।